अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, फिर वर्चस्विनी जी रूम नंबर 666 में कैसे पहुंच गई? डायना अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए जवाब देती है, मुझे क्या पता अभी, तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, तुम्हें ये नहीं पता कि वर्चस्विनी जी बेहोश कैसे हो गई, लेकिन ये तो पता है ना कि वो तुमसे क्या पूछ रही थी। क्या तुम बताओगी वर्चस्विनी जी तुमसे किस सिलसिले में बातचीत कर रही थी? जैसे ही अभिमन्यु ये सवाल पूछता है, डायना कुछ घबरा जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी कि उसके और वर्चस्विनी के बीच किस सिलसिले में बातचीत हुई थी। डायना हकलाते हुए कहती है, वो वर्चस्विनी मैम मुझसे। डायना इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी नजर सीधे वर्चस्विनी पर पड़ती है और वो देखती है कि वर्चस्विनी धीरे धीरे होश में आने लग गई थी। डायना हड़बड़ाहट के साथ अपने हाथ से वर्चस्विनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लगता है वर्चस्विनी मैम को होश आ गया। डायना के इतना कहते ही सब लोग वर्चस्विनी की तरफ देखने लग जाते हैं। तारा तुरंत वर्चस्विनी के पास जाती है और वर्चस्विनी से लिपटते हुए कहती है, मम्मा। वर्चस्विनी भी बड़े प्यार से तारा को गले लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची। जब तारा और वर्चस्विनी का मिलाप हो जाता है तो युग अगले ही पल वर्चस्विनी से पूछ बैठता है, वर्चस्विनी जी आप बेहोश कैसे हो गई थी और रूम नंबर 666 के अंदर क्या कर रही थी आप? वर्चस्विनी उस पल को याद करते हुए कहती है, वो डायना मेरे लिए पानी लेने गई थी क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी, पर डायना के जाते ही वो खांसी बंद हो गई। मैं कमरे के अंदर डायना का ही वेट कर रही थी पर काफी वक्त हो गया था, डायना आई नहीं, इसीलिए फिर उसको देखने के लिए मैं कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर सीधे रूम नंबर 666 पर पड़ी और मुझे पता था यही वो कमरा है जिसके अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था। अभिमन्यु वर्चस्विनी को बीच में टोकते हुए कहता है, आपको ये सब बातें कैसे पता चली वर्चस्विनी जी? वर्चस्विनी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, किसे नहीं पता अभिमन्यु, पूरे गांव को पता है ग्रेवयार्ड कोठी के रूम नंबर 666 के बारे में। वर्चस्विनी युग को देखते हुए कहती है, युग यही वो कमरा है ना जिसमें उस यक्षिणी ने तुम्हारे पापा को मारा था और उनकी लाश कभी किसी को नहीं मिली थी? युग कुछ नहीं कहता, बस मायूसी के साथ हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु वर्चस्विनी से पूछता है, वर्चस्विनी जी आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे अब आप यक्षिणी पर यकीन करने लग गई हैं। वर्चस्विनी बड़े ही अजीब लहजे में कहती है, मैं अब सब पर विश्वास करती हूँ अभिमन्यु, यक्षिणी, डायन, जादूगरनियां, सब पर। वर्चस्विनी की बातें सुनकर शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वर्चस्विनी को क्या हो गया अचानक से कि ऐसी कैसी बातें करने लग गई। मैंने तो अपनी शक्तियों से उसकी उस दिन की याददाश्त मिटा दी थी, फिर ये कैसे कह रही है कि ये सब पर यकीन करती है। वर्चस्विनी कुछ और ना बोले इसलिए शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, वर्चस्विनी जी आपने बताया नहीं कि आप बेहोश कैसे हो गई थी? वर्चस्विनी उस पल को याद करते हुए कहती है, हाँ तो मैं बता रही थी कि जब मेरी रूम नंबर 666 पर नजर पड़ी तो मेरी इच्छा उस कमरे को अंदर से देखने को हुई। मैं देखना चाहती थी कि वो कमरा अंदर से कैसा दिखता था, इसलिए मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वर्चस्विनी उस पल में चली जाती है जब वो रूम नंबर 666 के अंदर गई थी। इस वक्त वर्चस्विनी रूम नंबर 666 के अंदर थी और कमरे के अंदर रखे सामान को बड़े ही गौर से देख रही थी। कमरे के अंदर रेकों पर जमी किताबें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कमरे के अंदर कई सारी किताबें रखी हुई थी। वो कमरे के अंदर रखे सामान को गौर से देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है, उसी पेंटिंग पर जिसमें यक्षिणी का ताज बना हुआ था। वर्चस्विनी उस पेंटिंग को गौर से देखने लग जाती है। वर्चस्विनी उस पेंटिंग को देखते हुए खुद से कहती है, ये तो ताज है, पर ये ताज की पेंटिंग किसने बनाई? पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी और युग से ताज के बारे में पूछा था तब तो उसने कहा था कि उसने कभी ताज को देखा तक नहीं। फिर ये ताज की पेंटिंग यहाँ कैसे? और युग ने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये पेंटिंग किसने बनाई होगी? वर्चस्विनी के दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ चलने लग जाते हैं और उन्हीं सवालों के साथ वो अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो बेड पर बैठी हुई थी और युग, अभिमन्यु, डायना, शालिनी और तारा उसके पास खड़े हुए थे। वर्चस्विनी तुरंत युग से पूछती है, युग रूम नंबर 666 के अंदर एक पेंटिंग है जिसमें यक्षिणी का ताज बना है, पर पिछली बार जब मैंने तुमसे ताज के बारे में पूछा तो तुमने मना कर दिया था, कहा था कि तुमने ताज को पहले कभी नहीं देखा। फिर वो पेंटिंग कहां से आई? युग वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वो एक्चुअली वर्चस्विनी जी उस दिन आपके जाने के बाद ही उस पेंटिंग पर मेरी नजर पड़ी थी।
जब मैंने बारीकी से देखा तब मुझे उसमें ताज दिखा, वो भी तब जब आपने ताज की फोटो दिखा दी थी, वरना मुझे तो कभी ताज नजर नहीं आया उसमें। वर्चस्विनी पलटकर पूछती है, वो पेंटिंग किसने बनाई है? क्या तुमने बनाई? युग तुरंत हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, वो पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। वर्चस्विनी पूछती है, फिर किसने बनाई? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, वो पेंटिंग मेरी माँ ने बनाई थी। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, क्या कहा? तुम्हारी माँ? वैसे तुम्हारे परिवार में सबके बारे में पता है मुझे, बस तुम्हारी माँ के बारे में ही कुछ पता नहीं चला। क्या तुम बताओगे क्या नाम है तुम्हारी माँ का? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, चित्रा। चित्रा नाम है युग की मम्मी का। आपको पता है वो एक बहुत अच्छी पेंटर थी। पेंटिंग करना उनका शौक ही नहीं बल्कि प्रोफेशन था। उनकी पेंटिंग्स का कोई जवाब नहीं। उनकी पेंटिंग्स बिकती थी तभी तो बचपन में युग का घर चलता था, वरना उसके पापा तो किसी काम के नहीं थे। कहानी लिखने के सिवा उन्हें कुछ आता ही नहीं था। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना को युग बाबू और उनके माता पिता के बारे में इतना सब कैसे पता चला? अभिमन्यु के मन में भी सेम यही सवाल चल रहा था। वो तुरंत डायना से पूछता है, डायना तुम्हें युग? अभिमन्यु अपना सवाल पूरा कर पाता उससे पहले ही डायना जवाब देते हुए कहती है, मुझे आंटी जी के बारे में बिंदु ने बताया था। मैंने कहा था ना, मुझे बिंदु यहाँ के बारे में सब बातें बताती रहती थी। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी ही नहीं बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में भी सब कुछ पता है। वर्चस्विनी डायना की बातों पर ध्यान न देकर युग से पूछती है, युग, इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ पर है? युग उखड़े लहजे में जवाब देता है, मुझे नहीं पता। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा नहीं पता? कैसे बेटे हो तुम? एक बेटे होकर तुम्हें ही नहीं पता इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ पर है? वर्चस्विनी की बातें सुनकर युग चिढ़ने लग जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी माँ के बारे में बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना चाहते हुए भी युग अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहता है, वो क्या है ना वर्चस्विनी जी, एक्चुअली जब मैं छोटा था तो उस वक्त माँ के कहने पर पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब मैं वहां पर था उसी बीच पापा एक बार मिलने आए थे तो उन्होंने बताया था कि माँ कहीं चली गई है। वर्चस्विनी युग को बीच में ही टोकते हुए कहती है, कहाँ चली गई थी तुम्हारी माँ? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, पता नहीं। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई थी? युग जवाब देता है, पापा को भी कुछ नहीं पता था कि माँ कहाँ पर गई थी। उन्होंने बस ये बताया था कि माँ को उनका साथ पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली गई। फिर मैंने भी कुछ पूछा नहीं। क्या पूछता, बच्चा था उस वक्त में। वर्चस्विनी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, उस वक्त बच्चे थे पर अब तो बड़े हो गए हो। बेटे के नाम पर कलंक हो युग तुम। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस माँ ने जन्म दिया वो जिंदा है या मर गई। वर्चस्विनी की बातें सुनकर युग गुस्से से भर गया था, पर उसने पूरी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। अभिमन्यु युग को देखकर मन ही मन सोचने लग जाता है, जब सिर्फ इतनी सी बात जानकर युग चित्रा आंटी से इतनी नफरत करता है तो तब क्या होगा जब युग को आंटी जी की सच्चाई पता चलेगी, जिसके कारण पूरे गांव में इनके परिवार की इतनी बदनामी हुई थी। युग का चेहरा देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि अपनी माँ के बारे में अब और बातें नहीं करना चाहता था। देखते ही देखते उसका उसके ऊपर से काबू हटते जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ने लग गया था। अभिमन्यु तुरंत टॉपिक को बदलते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी, आपने बताया नहीं कि आप बेहोश कैसे हो गई थी? आप पेंटिंग पर ही रुक गई। वर्चस्विनी फिर से अतीत को याद करते हुए कहती है, हाँ तो मैं बता रही थी कि मैं पेंटिंग को देख रही थी तब। वर्चस्विनी वापस से उस पल में चले जाती है जब वो रूम नंबर 666 में थी। वर्चस्विनी पेंटिंग को देखकर युग से सवाल पूछने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। वो सीधे टेबल के पास चली जाती है। वर्चस्विनी टाइपराइटर के बटनों पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना यूनिक टाइपराइटर है ये, पता नहीं कितने साल पुराना होगा। वर्चस्विनी टाइपराइटर पर हाथ फेर ही रही थी कि तभी टेबल पर रखे बाकी सब चीजों पर उसकी नजर पड़ती है। वो देखती है कि टेबल पर ही एक एस्ट्रे रखी हुई थी जो पूरी तरह से जली हुई सिगरेटों से भरी हुई थी। उसके बगल में ही एक चश्मे का डिब्बा रखा हुआ था जो काफी पुराना था, और उसी के साथ एक पेन भी रखा था जिसका ढक्कन खुला हुआ था। टेबल पर नजरें घुमाते हुए ही वर्चस्विनी की नजर टेबल पर रखे सफेद कागजों के ढेर पर पड़ती है जिसमें टाइपराइटर से टाइप किया गया था। वर्चस्विनी उन कागजों को उठाकर पढ़ने लग जाती है। वर्चस्विनी उस पेज की हेडिंग पढ़ते हुए कहती है, भक्षानर की कहानी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, ये कैसा नाम है?
इतना कहकर वर्चस्विनी उन पेजेस को आगे पढ़ने लग जाती है। वर्चस्विनी के हाथ कोई और नहीं बल्कि वही कहानी लगी थी जो उस रात युग ने टाइप की थी। वर्चस्विनी कुछ ही देर में वो पूरी कहानी पढ़ लेती है। वर्चस्विनी ने जिस जगह से वो पेजेस उठाए थे उसी के नीचे कुछ और पेजेस भी रखे हुए थे। वर्चस्विनी उन पेजेस को भी उठाकर पढ़ने लग जाती है। इस बार वर्चस्विनी के हाथों कोई और नहीं बल्कि 13 साल बाद जिस मोहित का पहला शिकार हुआ था उसकी मौत की स्क्रिप्ट लगी थी। टाइपराइटर पर जो भी स्क्रिप्ट आज तक टाइप मिली थी उन सबको युग ने जमा कर टेबल के पास ही रखा था, जिस कारण एक साथ सारी स्क्रिप्ट्स वर्चस्विनी के हाथ आसानी से लग गई थी। वर्चस्विनी ने जैसे ही एक स्क्रिप्ट को पढ़कर खत्म किया वो अगले स्क्रिप्ट को टेबल के आसपास ही ढूंढने लगी और जैसे ही वो उसे मिला वो तुरंत उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ते जा रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो शॉक्ड होते जा रही थी। एक एक करके उसके हाथ रतनपाली, अघोरी, विराट, चमेली सबकी स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती है। वर्चस्विनी उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हुए मन ही मन सोचती है, ओह माय गॉड, यहाँ तो हर एक मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसका मतलब मर्डर करने वाला भी यहीं इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। मुझे इस युग और इसके दोस्तों पर पहले से शक था। जरूर इन लोगों ने मिलकर ही खून किया है, तभी तो इसमें बिल्कुल वैसा ही सब कुछ लिखा हुआ है जैसे खून हुआ था। साथ में नाम भी सेम ही है और जगह भी। स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त वर्चस्विनी के मन में कई बातें आ रही थी और वो पूरी तरह श्योर हो गई थी कि युग और उसके दोस्तों ने ही मिलकर सारे कत्ल किए थे और नाम यक्षिणी पर डाल दिया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। वर्चस्विनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बीच में ही रुक जाती है और खुद से कहती है, अच्छा हुआ ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ लग गई। अब युग और उसके दोस्तों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये एक ठोस सबूत है उनके खिलाफ। इतना कहकर वर्चस्विनी उस स्क्रिप्ट को पढ़ना बंद करती है और जितने भी स्क्रिप्ट उसे मिली थी वो उन्हें उठाने लग जाती है। स्क्रिप्ट इकट्ठा करते वक्त ही उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वो उस टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, सबसे ठोस सबूत तो ये टाइपराइटर है। आखिर सबकी मौत की स्क्रिप्ट इसी पर तो टाइप हुई है। मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी, ये एक अहम सबूत है। यही सब बड़बड़ाते हुए वर्चस्विनी ने सारी स्क्रिप्ट अपने हाथों में इकट्ठा कर ली थी। वर्चस्विनी उस टाइपराइटर को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी उस टाइपराइटर के हेडर में से धुआं निकलने लग जाता है। वर्चस्विनी उस धुएं को देखते हुए कहती है, ये इस टाइपराइटर के अंदर से धुआं कैसे निकल रहा है? उस टाइपराइटर के अंदर से बहुत ही स्लो मोशन में काला धुआं निकले जा रहा था। टाइपराइटर के अंदर से धुआं निकलने के साथ ही कमरे के अंदर की लाइट भी बार बार बंद चालू होने लग जाती है। वर्चस्विनी कमरे के अंदर लगी लाइट को देखते हुए कहती है, अब ये लाइट को क्या हो गया? वर्चस्विनी को मन ही मन कुछ अजीब सा एहसास होने लग जाता है। वर्चस्विनी एकटक नजर से बल्ब को बंद चालू होते देख ही रही थी कि तभी जब वो अपनी नजरें सामने करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी।